Hello everyone, welcome back to Pharmanology. So today we are going to practice and discuss some of the possible MCQ questions from the very first chapter of pharmaceutical chemistry. So in the very first chapter, the pharmaceutical chemistry has the topics as follows. Number 1, introduction to pharmaceutical chemistry. Number 2, sources and types of errors. And number 3, impurities in pharmaceuticals. So हम कोशिश किए हैं कि तीनों टॉपिक से जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं हम इस वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड कर पाए. सो आइए देखते हैं द क्वेश्चंस वन बाय वन. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ लिमिट टेस्ट इज़ कंडक्टेड फॉर डैश. ऑप्शन ए, डिटेक्शन ऑफ presence or absence of impurity. Option number B, differentiate the impurities. Option number C, quantity of impurities. And option number D, none of the above. I hope you can answer this question. Option A is the correct answer. To detect the presence or absence of impurity, we conduct the limit test. इसका मतलब ये है क्वेश्चंस ये पूछ रहा है ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हम लोग लिमिट टेस्ट क्यों परफॉर्म करते हैं, लिमिट टेस्ट परफॉर्म करने का पर्पस क्या है. तो ऑब्वियसली आप लोगों ने लिमिट टेस्ट के ऊपर प्रैक्टिकल्स भी किए हैं या फिर आप लोगों ने थ्योरीज़ भी पढ़े हैं कि लिमिट टेस्ट इसीलिए किया जाता है कि उसमें कोई इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है या नहीं है. वी वांट टू चेक दैट इन अ पर्टिकुलर सैम्पल. सपोज लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड. सो क्लोराइड में लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड जो होता है उसमें हम लोग ये चेक करते हैं कि कोई भी सैम्पल अगर हम लोग को दिया जाए, सपोज सोडियम कार्बोनेट सैम्पल इज़ गिवन टू यू, तो हम लोग उसमें चेक करते हैं कि क्लोराइड उसमें प्रेजेंट है या नहीं, क्लोराइड एज अ इम्प्योरिटी उसमें प्रेजेंट है या नहीं. सिमिलरली फॉर लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट, तो उसमें हम लोग जो सैंपल दिया जाएगा उसमें ये देखते हैं कि सल्फेट एज अ इम्प्योरिटी उसमें प्रेजेंट है कि नहीं. राइट, वी डू नॉट डिफरेंशिएट द इम्प्योरिटीज. जो ऑप्शन बी में दिया गया है कि डिफरेंशिएट द इम्प्योरिटीज़, नो वी डू नॉट गो फॉर डिफरेंशिएशन ऑफ द इम्प्योरिटीज़. हम लोग ये डिफरेंशिएट नहीं करते कि ये इम्प्योरिटी है, ये सल्फेट इम्प्योरिटी है, डिफरेंशिएट नहीं करते हैं. नंबर सी इज़ क्वांटिटी. हम क्वांटिफाई भी नहीं करते हैं उसको. हम बस इतना जानने की कोशिश करते हैं कि वेदर द इम्प्योरिटीज़ आर प्रेजेंट और एब्सेंट. ओके, द क्वेश्चन नंबर 2 is dash is the concordance of a series of measurement of the same sample when obtained under a specific condition. Option A, precision. Option B, accuracy. Option C, robustness. Option D, ruggedness. So इस क्वेश्चन का ये मतलब है कि हम अगर कोई भी एक सैम्पल, सेम सैम्पल को सेम इंडिविजुअल अंडर ए सेम स्पेसिफिक कंडीशन वो बार बार मेजर कर रहा है, ठीक है, और उन मेजरमेंट्स के बीच वो जो सीरीज़ ऑफ मेजरमेंट है उन लोगों के बीच एक कॉन्कॉर्डेंस यानी कि एक कंसिस्टेंसी दिखता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं. हम उसको प्रिसीशन बोलते हैं या फिर एक्यूरेसी बोलते हैं या फिर रोबस्टनेस या फिर रगिडनेस. सो द करेक्ट आंसर विल बी नंबर ए, प्रिसीशन. उसको हम प्रिसीशन बोलते हैं. सपोज़ एक आपने कोई भी सैम्पल का वे कर रहे हैं, ठीक है, आप वेट करने के बाद आपको मिला 3.5 kg. okay, second time you the same individual is weighing the same sample. okay, so second time also you are getting 3.5 kg. third time you are taking the weight and you are getting again 3.5 kg. ऐसे 5 times आपने किया and each time you are getting 3.5 kg of the sample only. So that means you are very precise in your measurement. ओके, सो जब हम लोग कॉन्कॉर्डेंस दिखते हैं सेम ही मेजरमेंट के अंदर, तो उसको हम प्रिसीशन कहते हैं. द क्लोजनेस ऑफ ट्रू वैल्यू टू द ऑब्जर्व्ड वैल्यू इज कॉल्ड एज डैश. ऑप्शन ए, रॉबस्टनेस. ऑप्शन बी, एक्यूरेसी. ऑप्शन सी, प्रिसीशन. एंड ऑप्शन डी, रगिडनेस. ओके, सो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं कि हम लोग जो वैल्यू निकालते हैं, द ऑब्जर्व वैल्यू, जो मेजर करके हम लोगों को ऑब्जर्व वैल्यू मिला है, उस वैल्यू का कितना क्लोजनेस है टू द ओरिजिनल और द ट्रू वैल्यू, उसको हम क्या बोलते हैं. विच मीन्स हम लोगों को, अगर हम लोग पहले वाला क्वेश्चन का ही एग्जाम्पल ले कि हम लोग कुछ एक सैम्पल वे कर रहे हैं और उसका 3.5 kg वेट आया. ओके, सो समवेयर इट इज़ रिटन दैट उस सैम्पल का वेट 5 kg आना चाहिए. ओके, सो 5 kg इज़ द ट्रू वैल्यू नाउ, बट वी आर गेटिंग 3.5 kg.
ओके, सो उसका कितना क्लोजनेस है टू द ट्रू वैल्यू इज नोन एज, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, एक्यूरेसी। अगर एक ही इंसान एक ही चीज़ को बार बार दोहरा रहा है और उसका सेम रिज़ल्ट मिल रहा है, उसको हम लोग प्रिसीशन बोलते हैं। और अगर एक इंसान कोई सैंपल का मेजरमेंट ले रहा है और उसका मेजरमेंट जो उसका ट्रू वैल्यू ऑफ मेजरमेंट है उससे मिल रहा है, तो हम उसको एक्यूरेसी बोलते हैं। दोनों सुनने में सेम लगते हैं बट बोथ ऑफ देम आर डिफरेंट। Question number 4. Indeterminate error is also known as dash. Option A, systemic error. Option B, random error. Option C, accidental error. And option D, none of the above. So हम जानते हैं एरर को मेनली 2 ब्रॉड क्लासेस में क्लासीफाई किया गया है. नंबर 1 इज़ डिटर्मिनेट एरर एंड नंबर 2 इज़ इनडिटर्मिनेट एरर. ओके, सो डिटर्मिनेट एरर जो है उसको हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं, कहाँ पे गलती हुआ है, कहाँ पे एरर मिस्टेक आया है, वो हम डिटरमाइन कर सकते हैं. एंड इनडिटर्मिनेट मतलब हम लोग उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं. ओके, सो डिटर्मिनेट एंड इनडिटर्मिनेट को अलग अलग वेज में भी जाना जाता है. जैसे कि डिटर्मिनेट को सिस्टमेटिक एरर बोला जाता है एंड इनडिटर्मिनेट एरर को रैंडम एरर भी बोला जाता है. सो हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी, दैट इज रैंडम एरर. Next, question number 5. Number of significant figures present in 0.0023 and 1.0062 are option A 2 and 5 respectively, option B 4 and 3 respectively, option C 2 and 3 respectively, option D 5 and 5 respectively. So here the correct option will be option A, 2 and 5 respectively, because 0.0023 जो लिखा गया है इसमें ज़ीरो का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है. हम लोग अगर उसको यूनिट में कंसिडर करें, 0.0023 kg में लिखा हुआ है सपोज़, ठीक है, तो उसको हम लोग 2.3 ग्राम भी तो बोल सकते हैं, राइट. सो हियर द सिग्निफिकेंट फिगर्स आर ओनली 2 and 3. ज़ीरो यहाँ पे सिग्निफिकेंट रोल प्ले नहीं कर रहा है. ओके, एंड अगर हम लोग 1.0062, तो अगर हम लोग 1.0062 कंसिडर करें, यहाँ पे ज़ीरो बीच में है, दो सिग्निफिकेंट और नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में अगर ज़ीरो आए तो उसको हम कंसिडर करते हैं एज सिग्निफिकेंट फिगर्स. सो हियर इन द सेकेंड वन 1.0062 टोटल 5 numbers of significant figures are there. Therefore the option A will be correct, that पहले वाला में सिर्फ 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स है एंड सेकेंड वाला में टोटल 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर. क्वेश्चन नंबर 6. Thioglycolic acid is used for the limit test of option A chloride, option B lead, option C arsenic and option D iron. सो थायोग्लाइकोलिक एसिड किस में यूज़ होता है, इसके लिए आप लोगों को सारों का जो लिमिट टेस्ट है, लिमिट टेस्ट का प्रोसीजर मालूम होना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल क्लोराइड का जो लिमिट टेस्ट है उसका प्रोसीजर पता होना पड़ेगा आपको, उसमें क्या क्या रिएजेंट्स यूज़ होता है, राइट. एंड देन लेड में जो भी रिएजेंट्स यूज़ होता है वो सब याद रखना पड़ेगा. आर्सेनिक में क्या क्या यूज़ होता है. सो सिमिलरली थायोग्लाइकोलिक एसिड जो है वो आयरन के लिमिट टेस्ट में यूज़ होता है. सो द करेक्ट ऑप्शन हियर विल बी आयरन, ऑप्शन नंबर डी. Question number 7. Citric acid is used in the limit test of iron to, option A, form a complex with iron and to prevent the precipitation. Option B, provides an acidic medium. Option C, reacts with iron to form a purple color. And option D, none of the above. So here the correct option will be साइट्रिक एसिड इज़ यूज. साइट्रिक एसिड किस लिए यूज़ होता है लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन में, ताकि जो आयरन प्रेजेंट है उस सैंपल में वो एक कॉम्प्लेक्स बना पाए. ओके, देयरफॉर द करेक्ट ऑप्शन हियर विल बी ऑप्शन नंबर ए, टू फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स विथ आयरन एंड टू प्रिवेंट द प्रेसिपिटेट. Question number 8. Limit test for arsenic is performed in option A Nessler cylinder, option B measuring cylinder, option C Gudget apparatus and option D all of the above. So the correct option here will be Gudget apparatus, क्योंकि हम लोग जो बाकी लिमिट टेस्ट परफॉर्म करते हैं फॉर क्लोराइड, फॉर सल्फेट, तो वहाँ पे हम लोग नेस्लर सिलेंडर्स यूज़ करते हैं. मेजरिंग सिलेंडर तो कभी यूज़ करते नहीं है, नेस्लर सिलेंडर्स यूज़ करते हैं. लेकिन आर्सेनिक के केस में हम लोग गडजेट apparatus यूज़ करते हैं.
Question number 9. In the limit test of arsenic, the gas which imparts brown stain to the mercury chloride paper is option A, arsenic acid, option B, arsenic oxide, option C, arsine, and option D, arsenious acid. So here the correct answer will be arsine gas. Question number 10. The limit test of lead is done using acetic acid, thioglycolic acid, phenol red, and dithiazone. Option D will be correct. Dithiazone is used for the limit test of lead. ये भी आप लोगों को फॉर द लिमिट टेस्ट थरोली रीड करना ही होगा, प्रोसीजर्स पढ़ना होगा. देन वो प्रोसीजर्स में से क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन मुझे जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लगा कि ये पूछने की पॉसिबिलिटीज़ है, तो मैं वहाँ से क्वेश्चंस आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही हूँ. क्वेश्चन नंबर 11. विच अमॉन्ग द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर हैवी मेटल्स. सो इसमें से कौन सा हैवी मेटल नहीं है? ऑप्शन ए आर्सेनिक, ऑप्शन बी मर्क्यूरी, ऑप्शन सी आयरन, एंड ऑप्शन डी लेड. सो हम लोग को पता है आयरन हैवी मेटल नहीं है, बाकी जो तीनों हैं वो हैवी मेटल्स है. क्वेश्चन नंबर 12. इन द लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड द रिएजेंट एडेड इज. लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड में कौन सा रिएजेंट यूज़ किया जाता है? ऑप्शन ए सोडियम नाइट्रेट, ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी सिल्वर नाइट्रेट, एंड ऑप्शन डी सिल्वर क्लोराइड. सो हमें पता है क्लोराइड का जो लिमिट टेस्ट किया जाता है उसमें सिल्वर नाइट्रेट यूज़ होता है. टर्बिडिटी प्रोड्यूस्ड इन द लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट इज़ ड्यू टू. क्या प्रोड्यूस होने के वजह से टर्बिडिटी दिखता है लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट में? ऑप्शन ए AgCl, ऑप्शन बी BaSO4 दैट इज बेरियम सल्फेट, ऑप्शन सी AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, ऑप्शन डी थायोग्लाइकोलेट. सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. बेरियम सल्फेट जब रिएक्शन में फॉर्म होता है तो जो भी लिमिट टेस्ट का रिएक्शंस है, आई विल सजेस्ट यू लिमिट टेस्ट का एटलीस्ट रिएक्शन सब एक बार आप लोग देख लो. अगर क्लोराइड का रिएक्शंस देख लोगे आप लोग तो क्लोराइड एंड सिल्वर नाइट्रेट इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड, तो वो सिल्वर क्लोराइड फॉर्म करता है जिसके वजह से टर्बिडिटी आता है. सिमिलरली फॉर द लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट भी जो रिएक्शन है बेरियम क्लोराइड एंड सल्फेट का जो रिएक्शन होता है देन बेरियम सल्फेट फॉर्म होता है जिसके वजह से टर्बिडिटी आता है. तो अगर आप लोग रिएक्शंस याद कर लोगे तो आप लोगों को वहाँ से बहुत क्वेश्चंस आ जाएंगे लिमिट टेस्ट से. देन क्वेश्चन नंबर 14. In the limit tests for iron, purple color is due to the formation of dash. Option number A, ferrous thioglycolate. Option number B, glycolate. Option C, ferric thioglycolate. And option D, glycolic acid. क्या फॉर्म होने के वजह से पर्पल कलर दिखता है लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन में? मतलब ये है कि हम लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन जब परफॉर्म करते हैं तब हम लोग को पर्पल कलर दिखता है एट द एंड ऑफ द प्रोसीजर. सो वो पर्पल कलर क्या फॉर्म होने की वजह से होता है? द ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज फेरस थायोग्लाइकोलेट इज फॉर्म्ड एंड देयरफॉर वी कैन सी द पर्पल कलर. Do not get confused between ferrous thioglycolate and ferric thioglycolate. Okay, the ferrous thioglycolate is formed, not ferric. Question number 15. Which of the error is unpredictable? कौन सा एरर हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं? ऑप्शन ए डिटर्मिनेट, ऑप्शन बी इनडिटर्मिनेट, ऑप्शन सी ग्रॉस एरर, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव. थोड़ा टाइम पहले ही मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि जो डिटर्मिनेट एरर है उसको हम डिटरमाइन कर पाते हैं और जो इनडिटर्मिनेट एरर है उसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, विच मीन्स हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते किस वजह से वो एरर आ सकता है, विच इज़ द पॉसिबल रीज़न वी कैन नॉट आइडेंटिफाई इट. तो उसको हम लोग अनप्रेडिक्टेबल एरर बोलते हैं या फिर रैंडम एरर बोलते हैं या फिर इनडिटर्मिनेट एरर बोलते हैं. सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ सिस्टमेटिक एरर? So option A, adoption of inadequate experimental methods. Option B, incorrect calibration of instruments. Option C, human error in reading measurements. Option D, all of the above. So यहाँ पे correct answer होगा all of the above. यहाँ पे ये पूछा गया है कि जो systematic error है, जो मैं बता रही हूँ, जो determinate error बोला जाता है या फिर systematic error बोला जा सकता है, जिसको हम determine कर सकते हैं, वो
किस किस सोर्सेस के वजह से मेनली होता है. ओके, इस क्वेश्चन में ये पूछा है, व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ दोज डिटर्मिनेट एरर्स और सिस्टमेटिक एरर्स. सो ये सारी ही सोर्सेस करेक्ट है. मेन दिस थ्री आर मेन सोर्सेस सिस्टमेटिक एरर पैदा होने का मेन सोर्सेस है. अगर हम लोग कोई एक्सपेरिमेंटल मेथड ऐसा चूज़ कर लिए जो कि एक्चुअली उस प्रोसेस के लिए, उस रिज़ल्ट के लिए सही नहीं है, हम लोग कोई गलत मेथड उठा लिए एंड देन हम लोग उस मेथड से कर रहे हैं जो कि एक्चुअली वो करने का मेथड है ही नहीं, कुछ और मेथड है, हम लोग करेक्ट मेथड यूज़ नहीं कर रहे, तो ऑब्वियसली हम लोग का रिजल्ट गलत आएगा, विच मीन्स एरर, राइट. सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट. ऑप्शन बी, इनकरेक्ट कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स. कभी कभी इंस्ट्रूमेंट्स को, नॉट कभी कभी, ऑलवेज इंस्ट्रूमेंट्स को हम लोगों को पहले कैलिब्रेट करना पड़ता है एंड देन ओनली वी यूज़ देम टू गेट करेक्ट रिजल्ट्स, राइट. सो अगर हम लोग कुछ इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करना नहीं आता है हम लोग को सपोज़, तो हम लोग उसको गलत वे में कैलिब्रेट कर लिए, तब भी एरर आ सकता है. दैट ऑल्सो सिस्टमिक एरर. ओके, एंड ऑल्सो ह्यूमन एरर इन रीडिंग सम मेजरमेंट. सपोज़ किसी इंसान को अच्छे से कलर आइडेंटिफाई करना नहीं आ रहा है, जब हम लोग टाइट्रेशन करते हैं हम लोग कलर चेंज विजुअल करते हैं, राइट. सो अगर किसी इंसान को कलर चेंज दिखा नहीं इनिशियल स्टेज में, जब कलर चेंज हुआ तब उनको दिखा नहीं, बाद में जाके उनको दिखा, तो दैट इज़ ह्यूमन बेस्ड एरर. सो वो सब में क्या होता है, रीडिंग हम लोग अलग ले सकते हैं. रीडिंग अगर मुझे सपोज 15 में ही कलर चेंज हो गया था, 15 ml में ही कलर चेंज हो गया था, लेकिन मैंने 20 ml तक उसका रीडिंग लिया है, तो उसमें एरर आ सकता है. तो ये तीनों चीज़ें जो है, हम लोग अगर एडिक्वेट मेथड यूज़ ना करें, हम लोग अगर इंस्ट्रूमेंट्स को अच्छे से कैलिब्रेट ना करें, या फिर ह्यूमन बेस्ड कोई एरर्स हो, वो सब एरर्स मिलके सिस्टमिक एरर को डिनोट करता है. Okay, so all of the above will be the correct option. Question 17. Impurities in pharmaceutical preparation may be due to raw materials. Option B, manufacturing process. Option C, storage conditions. And option D, all of the above. सो इम्प्योरिटीज़ जो है फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस में कहीं से भी आ सकता है, चाहे वो स्टार्टिंग मटेरियल या फिर जिसको हम रॉ मटेरियल बोलते हैं, रॉ मटेरियल हो, या फिर द प्रोसेस, जो हम लोग प्रोसेस से कोई भी प्रिपरेशन बना रहे हैं, अगर वो प्रोसेस में भी इम्प्योरिटीज़ रह सकता है ना. प्रोसेस में कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, रिएजेंट यूज़ कर रहा है या फिर कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, तो वो सब में से भी इम्प्योरिटीज़ आ सकता है. या फिर कोई स्टोरेज कंडीशंस अगर दे के रखा हो और हम लोगों ने उस स्टोरेज कंडीशन से डेविएट करके उसको अलग स्टोरेज कंडीशन में उसको स्टोर किया है, ओके, तब भी इम्प्योरिटीज़ वहाँ पे आ सकते हैं. तो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट ऑप्शन. ओके, so the next and the last question, question number 18. What is the primary objective of pharmaceutical chemistry? Option A, study of drug marketing. Option B, study of the chemical properties of drugs. Option C, study of drug interactions in the body. And option D, study of disease mechanisms. So this is very basic question. Pharmaceutical chemistry का primary objective क्या है, यहाँ पे पूछ रहा है. तो ऑब्वियसली ड्रग मार्केटिंग तो नहीं हो सकता है ना, हम लोग केमिस्ट्री पढ़ने आए हैं, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ड्रग्स हम यहाँ पे पढ़ने आए हैं, राइट. सो ड्रग इंटरेक्शंस भी नहीं और स्टडी ऑफ डिजीज़ मैकेनिज्म्स भी नहीं, वो सब हम अलग अलग सब्जेक्ट्स में पढ़ते हैं. सो द करेक्ट ऑप्शन हियर विल बी ऑप्शन बी, स्टडी ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ड्रग्स. So yes, thank you so much for watching this video and for practicing with us. हम और ऐसे क्वेश्चंस और बाकी चैप्टर्स भी कवर करेंगे जितना जल्दी हो सके. तब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड ऑल्सो शेयर करिए आप लोगों के दोस्तों के साथ, आप लोग के बैचमेट्स के साथ. ओके, सो थैंक यू.